जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन। दोस्तों, इस टाइम पर पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके अंदर अलग अलग तरीके की डिबेट्स और डिस्कशंस हैं। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था, देखो यार, सीधी सी बात है, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर दिमाग चलना शुरू हो जाता है, सोचना शुरू हो जाते हैं, एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं कि असलियत में मामला है क्या, किस तरीके से सिचुएशंस जो हैं वो बन रही हैं और क्या कारण है कि पूरे का पूरा जो मामला है इस टाइम टोटली आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ जा रहा है। तो दोस्तों, मामले को अगर हम समझे तो हमें यहाँ दिखाई देगा कि असल में यहाँ पर जिन्ना का जो एक कंसेप्ट था, तो मेरे दिमाग में आया कि जिन्ना ने ऐसी क्या गलती करी होगी। देखिए कि आज के दिन हम पाकिस्तान के ये हालात देख रहे हैं और असल बात यह है कि पाकिस्तान में ये हालात पहली नहीं दूसरी बार है। पहली बार ये हालात 1970-71 में बने, जिसका आउटकम जो था वो पाकिस्तान से बांग्लादेश का अलग होना था। हालांकि ये एक अलग ही लेवल का टॉपिक शुरू हो जाएगा कि क्या पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, मैं उस चीज़ पे अभी नहीं जा रहा। मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी कि जिन्ना ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिस वजह से आज के दिन हालात ये बन रहे हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या बकवास है। देखो यार, आज एक बालक जो भी है, आज आप अपने जीवन में कुछ भी हैं, उसका एक बड़ा रोल या बड़ा फैक्टर आपका बचपन में कैसा बचपन बीता है और आपके बचपन में कौन कौन सी घटनाएं हुई है वो मैटर करता है। यहाँ तक कि अगर आपने महाभारत के अभिमन्यु और सुभद्रा वाली कहानी सुनी हो कि अभिमन्यु पेट में था और सुभद्रा को चक्रव्यूह रचना सिखाई जा रही थी, अगर वैसा है तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज भी आप देखेंगे कि बहुत सारे मैटर्स में या बहुत सारे मामलों में बच्चों के ऊपर, या यूँ कहें कि बच्चे के ऊपर, माँ के पेट में जब बालक होता है तो लगभग 5वें-6ठे महीने से बच्चे का दिमाग जब बनना शुरू हो जाता है, तब से जो माँ सीख रही होती है, जो माँ कर रही होती है, बच्चा ऑटोमेटिकली सीख रहा होता है। और जन्म के समय जो हालात होते हैं, या मैं अपनी हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कहूँ कि जन्म के समय जो सितारा जहाँ होता है वो पूरी ज़िंदगी आपकी पर्सनैलिटी को या आपकी लाइफ को डिसाइड कर रहा होता है। वैसे ही एक कंट्री जब बन रहा होता है, तो जब वो एग्जिस्टेंस में आता है, तो उस टाइम पर उसके बनाने वाले जो फोर फादर्स होते हैं वो किस चीज़ पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, किस चीज़ पर डिबेट कर रहे होते हैं। वो जो फोर फादर्स है, भाई बच्चे की ज़िंदगी बाप के ऊपर ज़रूर डिपेंड करती है, बाप की लाइफ का एक फैक्टर बच्चे की लाइफ पर ज़रूर होता है। वही एक कंट्री के मामले में भी है कि कंट्री के जो मेकर्स होते हैं उनका इम्प्रेशन उस कंट्री पर काफ़ी लंबे समय तक कंसिस्टेंटली बना रहता है। वो चीज़ जिन्ना के मामले में भी थी कि जब जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो आइडिया ऑफ पाकिस्तान कहाँ से आया, तो सबसे पहले मैं इस पे बात करूंगा। दूसरा, विजन अबाउट पाकिस्तान, इस पर बात करूंगा कि जिन्ना का पाकिस्तान के बारे में विजन क्या था। फिर हम डिस्कशन करेंगे कि उसके बाद के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स कौन से मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान की नींव रखी, या जिनके दम पर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता था। तो सबसे पहले आइडिया ऑफ पाकिस्तान, इस आइडिया ऑफ पाकिस्तान को मैं कंपेयर करता हूं आइडिया ऑफ इंडिया से। हम भाई देखो, मास्टर हूं हिस्ट्री का, छोटा सा एक मास्टर हूं इस चीज़ के ऊपर। खूब डिबेट डिस्कशंस होती है हमारी क्लास में, और बच्चे भी खुराफाती होते हैं, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें निकाल के लाते हैं। और सोशल मीडिया का ज़माना है तो वो पता नहीं कौन कौन से सेक्शंस को सुन सुन के आते हैं अलग अलग लेवल पे,
और उसके बाद क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, बहुत से तो हमारी क्लास में आईआईटी लेवल के स्टूडेंट्स भी बैठे होते हैं जिन्होंने आईआईटी तक क्रैक किया होता है, एक आधी बार आईआईएम भी बैठा हुआ होता है जो पता नहीं कोई रिस्की काम कर रहा होता है, और इंजीनियर डॉक्टर तो भरे पड़े रहते हैं। JNU VNU के स्टूडेंट्स भी हमारी क्लास में आते हैं। अब ये खुराफाती स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी से पढ़ के आए हुए होते हैं, तो क्लास में अलग ही लेवल की डिबेट और डिस्कशन चलती है। तो जब हम यूपीएससी में आइडिया ऑफ इंडिया का डिस्कशन करते हैं, यूपीएससी की क्लास जब हिस्ट्री की क्लास दे रहे होते हैं, तो अब मेरे को आदत है चीज़ों को कनेक्ट करने की, तो नॉर्मली हम आइडिया ऑफ इंडिया और आइडिया ऑफ पाकिस्तान, या यूं कहें स्टोरी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों साथ साथ लेकर चलते हैं। तो उस टॉपिक को एक यहाँ डिस्कशन बनता है कि जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान था उससे पहले हमें समझना पड़ेगा आइडिया ऑफ इंडिया। अगर आप कभी सोचकर देखें आइडिया ऑफ इंडिया कब लिखा गया या कैसे लिखा गया, तो आइडिया ऑफ इंडिया असलियत में उस टाइम पर लिखा गया जब इंडिया के सबसे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स कुछ रिफॉर्म चाहते थे, कुछ राइट्स की डिमांड कर रहे थे, और वो पहली बार 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला बॉम्बे के अंदर है, वहाँ पर पहला जो कांग्रेस का सेशन हुआ उसमें बैठ के डिबेट और डिस्कशन कर रहे थे। आप मानेंगे, मेरा मानना यह है कि उस पर्टिकुलर फर्स्ट सेशन में जो क्रक्स निकल कर आया और उसके बाद के सेशंस में जो डिबेट और डिस्कशंस निकल कर आई, जो आर्ग्यूमेंट्स निकल कर आए, अलग अलग आइडियाज निकल कर आए, चाहे दादा भाई नौरोजी थे, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले थे, चाहे फिरोज शाह मेहता थे, चाहे बदरुद्दीन तैयब जी थे, चाहे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल, अरविंदो घोष, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर, जितने भी थे, ये लोग जब उन डिबेट्स में हैं, डिस्कशंस में हैं, उनके आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, उनके आइडियाज को, उनके विजन को पढ़ते हैं, तो समझ में आता है कि सबसे पहले उन्होंने बहुत स्टेप बाय स्टेप मैनर में सिचुएशंस को समझा। सबसे पहले उन्होंने एनालिसिस किया ब्रिटिशर्स के रूल को, कि ब्रिटिश इंडिया पर जो रूल कर रहे हैं वो है क्या, उसका नेचर कैसा है, और उसके बाद वो किस तरीके से इंडिया को बैडली इंपैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर डिबेट और डिस्कशन हुआ, व्हाट रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। आप मानेंगे, पहली डिमांड रखने में कांग्रेस वालों ने 3 साल लगा दिए। देखो यार, सबसे पहले तो कांग्रेस को इस तरीके से मत देखो जो आज राहुल गांधी की कांग्रेस है। आज वाली कांग्रेस, या इवन इनफैक्ट आफ्टर इंदिरा गांधी 1980 मतलब 1978 के बाद की जो कांग्रेस है, उसके बारे में मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छे शब्द बोलने के लिए नहीं है। 1978 के बाद कांग्रेस पार्टी ना होकर एक फैमिली की क्राउड हो गया, जिसमें फैमिली मैनिपुलेट कर रही थी। तो उसके बाद की कांग्रेस बंटाधार है, तो उसको तो मैं भी लाइक नहीं करता। लेकिन जो पहली वाली कांग्रेस थी, जिसके बारे में कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, और हालांकि मैं बहुत सारे लोगों को आजकल यूट्यूब पे सुनता हूं तो बड़ा गुस्सा भी आता है, अभिजीत चावड़ा जैसे बंदे जो शोर मचा के कहते हैं ऐसे हुआ वैसे हुआ, पता नहीं कौन कौन से फैक्ट्स उठा के लाते हैं। एक्चुअली ही इज जस्ट कंसिडरिंग अ टिपिकल फैक्ट, ही इज नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सर्कमस्टेंसेस in which that fact was created। तो सर्कमस्टेंसेस को समझेंगे और डिबेट और डिस्कशंस को समझेंगे, तो उन डिबेट्स में अलग अलग लेवल पर हर आदमी हर टाइप की बात बोलता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, और उसी हिसाब से एक ओवरऑल पर्सनैलिटी एनालिसिस होता है। खैर, तो आइडिया ऑफ इंडिया वहां से डेवलप होना शुरू होता है जब गोपाल कृष्ण गोखले से लेकर सारे के सारे डिस्कस करते हैं और ब्रिटिशर्स से लड़ते हैं रिफॉर्म्स के लिए और राइट्स के लिए। तो यहां सोचिए, पहला आइडिया ऑफ इंडिया डिस्कशन हुआ राइट्स और रिफॉर्म्स की फॉर्म में, दूसरा आइडिया ऑफ इंडिया डेवलप हुआ स्वराज की फॉर्म में, तीसरा आइडिया ऑफ इंडिया डेवलप हुआ वी वांट इंडिपेंडेंस।
जैसे ही आइडिया ऑफ इंडिया में इंडिपेंडेंस आया तो हमारे यहाँ नेहरू रिपोर्ट बन रही है, उसमें एक इलेबोरेट डिस्कशन किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फेडरेशन होगा, उसमें फंडामेंटल राइट्स होंगे, सिटीजनशिप होगी, नेचर ऑफ स्टेट कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, बाई कैमरल सिस्टम होगा, इलेक्शन कैसा होगा, सब चीज़ों के ऊपर एक बहुत ही प्रोमिनेंट, मतलब एक बहुत ही बढ़िया लेवल का डीप एनालिसिस होता है। तब जाके कभी सरदार पटेल आगे बढ़ते हैं, कभी मोतीलाल नेहरू आगे बढ़ते हैं, कभी CR दास आगे बढ़ते हैं, कभी सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़ते हैं। उसके अंदर भगत सिंह के आइडियाज ऑफ सोशलिज्म का भी टच होता है, MN रॉय के आइडिया ऑफ सोशलिज्म का टच होता है। सभी तरीके के आइडियाज का टच होने के बाद उसके बाद कैपिटलिस्ट भी अपनी बात रख रहे होते हैं। यानी सोचिए, जो नेशनल इंडिया एज अ नेशन डेवलप हुआ 1857 के बाद, जो मॉडर्न आइडियाज रूट्स पकड़ने लगे, सोच के देखिए 100 साल तक, 90 ईयर्स, 1947 तक लगातार हमारा आइडिया ऑफ इंडिया फेज बाय फेज मैनर में डेवलप होता रहा। वो आइडिया ऑफ इंडिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अलग था, वो आइडिया ऑफ इंडिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और नेक्स्ट फेज पर था। वो उस आइडिया ऑफ इंडिया में भगत सिंह की आइडियोलॉजी भी जुड़ती है और सुभाष चंद्र बोस की भी जुड़ती है, कम्युनिस्टों की भी जुड़ती है, कैपिटलिस्टों की जुड़ती है, सब की जुड़ती चली जाती है। और जब 100 साल बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बैठते हैं तो वो 90 साल का जो आइडिया ऑफ इंडिया है और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उस सब को इकट्ठा करके दुनिया के सिनारियों को देखते हुए, दुनिया से लेसन्स लेते हुए, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। उसमें फॉल्ट लाइंस को भरने की कोशिश की जाती है और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो बेस्ट माइंड थे कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में, BR अम्बेडकर साहब, उनको कहते हैं जनाब आप लिखो। जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखी ना, और आज पूरा हिंदू समाज उस रामायण को मानता है, वैसे ही BR अम्बेडकर साहब मॉडर्न वाल्मीकि, जिन्होंने मॉडर्न इंडिया की रामायण लिख दी कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म में, और इंडिया उसे मानता है। ये आइडिया ऑफ इंडिया को डिस्कशन उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी हुआ। 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो टाइम था, मैं एग्जैक्ट फिगर भूल गया हूं फैक्ट्स के मामले में थोड़ा सा, लेकिन 2 साल 11 महीने 18 दिन जो डिबेट और डिस्कशन चला होगा, छोटी छोटी चीजों के ऊपर डिस्कशन चला होगा, नेचर ऑफ स्टेट के ऊपर डिस्कशन चला, और इंडिया के टॉप मोस्ट माइंड्स, जिन्होंने हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी से लेकर सब चीजें, इंडियन सोसाइटी तक, सब के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट और डिस्कशन किया, या उसको जानते थे, वो सब बैठे हुए थे, वो डिस्कशन कर रहे थे। दैट इज आइडिया ऑफ इंडिया। नाउ कम टू आइडिया ऑफ पाकिस्तान। देखो यार, आइडिया ऑफ पाकिस्तान जनरेट कहां से हुआ? वो जिन्ना ने दिया तो भूल जाओ। आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज टोटली बेस्ड ऑन हेट्रेडनेस, और यू कैन से हिंदू हेट्रेडनेस। ये सबसे मेन बात है। आइडिया ऑफ इंडिया इज ऑन द बेसिस ऑफ ब्राइटर फ्यूचर, कि व्हाट इंडिया शुड बी मॉडर्न में, या आगे कैसे होना है, मतलब भविष्य में, फ्यूचर में कैसे होना चाहिए। आइडिया ऑफ पाकिस्तान तो कुछ था ही नहीं। इट्स रूट्स कुड बी फाउंड इन हिंदू हेट्रेडनेस। किसने दिया? सबसे पहले अगर मॉडर्न थॉट्स की फॉर्म में देखें तो सर सैयद अहमद खान ने दिया। क्या दिया? सर सैयद अहमद खान ने क्या आइडिया ऑफ हिंदू हेट्रेडनेस दिया? कि कांग्रेस इज अ हिंदू पार्टी, देयरफॉर डोंट सपोर्ट इट। कांग्रेस एक हिंदुओं की पार्टी है तो उसे सपोर्ट मत करो, 1887 में। और दूसरा, मुसलमानों को कहा कि कांग्रेस जब तक ब्रिटिश रूल या ब्रिटिशर्स इंडिया में प्रेजेंट है तभी तक मुसलमान सुरक्षित हैं, इसलिए कैसे भी करके हिंदुओं से अगर बचना है, हिंदू रूल से, हिंदू डोमिनेंस से बचना है, तो ब्रिटिश रूल को इंडिया में बनाए रखना जरूरी है। इसलिए मुसलमानों को उन्होंने सलाह दी कि ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करें। कैन यू इमेजिन? नफरत हिंदुओं से इतनी, और इसी हिंदू हेट्रेडनेस का आउटकम था
मुस्लिम लीग, जिसका नारा एग्जैक्टली वही था जो सर सैयद अहमद खान ने दिया कि राइट्स ऑफ मुस्लिम्स आर नॉट सेफ इन हिंदूज या अगेंस्ट हिंदूज या इन हिंदू डोमिनेंट सोसाइटी, देयरफॉर वी वांट स्पेशल प्रोटेक्शन। अब स्पेशल प्रोटेक्शन क्या होगी? स्पेशल प्रोटेक्शन थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जो अंग्रेज चाहते ही थे कि ऐसा कुछ मांगा जाए। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, कभी ढाका राइट से लेकर बहुत सारी दूसरी चीज़ें मुझे बतानी पड़ेंगी, लेकिन मैं उतनी डीप में जा नहीं पा रहा, टाइम नहीं है, और आप भी सोचेंगे कितना वीडियो लंबा हो गया। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, तो मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिमांड किए, अंग्रेज़ों ने अगले साल दे दिए। सोच के देखो, 1908 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांगे, 1909 में पकड़ा दिए, ले भाई तुम खुश रहो। जैसे अंग्रेज तो वो देने के लिए तैयार बैठे थे, यूं कहें अंग्रेजों ने कहा तुम मांगो मैं देता हूं। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या था? पृथक निर्वाचन क्षेत्र हिंदी में कहते हैं। वोटर भी मुस्लिम होगा, कैंडिडेट भी मुस्लिम होगा, और उस इलाके में रहने वाले हिंदू को कोई राइट्स नहीं मिलेंगे। नतीजा क्या हुआ मुस्लिम लीग का? कि इसने मुस्लिम राइट्स आर नॉट सेफ, मुस्लिम राइट्स आर इन डेंजर। ये फर्स्ट लेवल था आइडिया ऑफ पाकिस्तान का। इसका नेक्स्ट लेवल तब आता है जब चौधरी रहमत अली जो है वो PAKSTAN एक ऐसा एक्रोनिम बनाता है, पंजाब, अफगानिया, कश्मीर, सिंध और तान बलूचिस्तान वाला, और यहां पर आई कि इन सबको जोड़ेगा इस्लाम, तो ये बन गया पाकिस्तान। पहली बात तो इसमें बंगाल था ही नहीं। रहमत अली कहता है कि इन सबको एक कर दो, ऑटोनॉमी दे दो, और यहां ये अपना डेवलपमेंट खुद करेंगे। तो हिंदू राइट्स, मुस्लिम राइट्स आर इन डेंजर का नेक्स्ट लेवल क्या? कि हमें अलग से ट्रीट कर दो और हमारे को एक अलग टेरिटरी दे दो, हम वहीं पर अपना डेवलपमेंट कर लेंगे, बाकी आप कोई परेशान मत हो। ये सेकंड लेवल था। सेकंड लेवल तक भी जिन्ना से जब पूछा गया कि पाकिस्तान के बारे में क्या विचार है, तो जिन्ना का कहना यह था कि रहमत अभी बच्चा है, वो अभी कॉम्प्लेक्सिटीज को नहीं समझ रहा। लेकिन 1935 तक आते आते मुस्लिम लीग को समझ में आ चुका था। इवन 1937 तक भी मुस्लिम लीग को कोई समस्या नहीं थी इंडिया में ही रहने की, वो बस पॉलिटिक्स कर रही है। लेकिन जैसे ही 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता है, ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया तो कि इस वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया बदलेगी और वो कमज़ोर होकर निकलेंगे, और क्योंकि वो खुद कमज़ोर होकर निकलेंगे तो इसलिए उन्हें इंडिया में अपने आप को एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए एक बैसाखी की ज़रूरत होगी। यहीं से जिन्ना को हवा मिलती है, और जो अभी तक स्लोगन था मुस्लिम राइट्स आर इन डेंजर, अब 1940 में एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हुए, पाकिस्तान का नाम नहीं था, सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हुए कि सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स, उसकी डिमांड करते हुए इन्होंने स्लोगन देना शुरू कर दिया, इस्लाम इज इन डेंजर। असलियत में आइडिया ऑफ पाकिस्तान ये इस्लाम इज इन डेंजर ही था। इस्लाम इज इन डेंजर एंड वी आर द प्रोटेक्टर्स एंड saviors of Islam. This was the idea of Pakistan. जिन्ना के दिमाग में केवल और केवल ये था आइडिया ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा आइडिया ऑफ पाकिस्तान दूर दूर तक जिन्ना के दिमाग में इसके अलावा कुछ था ही नहीं। क्योंकि आप उठाकर देखें, जिन्ना का ना तो कोई भाषण है, ना कोई डिबेट है, ना कोई आर्टिकल है, ना कोई डिस्कशन है,
ना कोई बुक है, कुछ नहीं है। भाई आइडिया है तो बुक तो लिखोगे। भाई जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखते तो है, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो लिखते हैं। जो हमारे महात्मा गांधी है वो राम राज्य की बात करते, किताब लिखते तो हैं, बुक राइटिंग होती तो है। बी आर अम्बेडकर की तो सीरीज बुक्स की गजब है, सरदार पटेल की अपनी है, तिलक की अपनी है, हर कोई अपनी अपनी किताबें लिख रहा है। जिन्ना इतना पढ़ा लिखा होने के बाद कोई किताब नहीं लिख रहा। अबे किताब तब लिखेगा ना बंदा जब आइडिया होगा। खाली दिमाग से कलम नहीं चलती, खाली दिमाग से बड़बड़ बड़बड़ जबान चलती है जो बस देख रहा होता है। गहराई में उतरने के लिए चिंतन मनन जरूरी है यार, जिन्ना के पास था ही नहीं। हालांकि मैं अवध ओझा सर से भी थोड़ा इस मामले में डिसएग्री करता हूं कि जब वो तारीफ करते हैं कि जिन्ना ने तो देश बना दिया, लोग एक घर नहीं बना पाते। साहब घर बनाना मुश्किल है, घर तोड़ना बड़ा आसान है। वो तो देश तोड़ के गया लोगों को भड़का के। और जो वो बूस्टिंग करके गया ना कि जिन्ना कहता है कि मैंने और मेरे टाइपराइटर ने एक देश बना दिया, तभी वो जल रहा है। उन्होंने और उनके टाइपराइटर ने देश बनाया, तुमने बै 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 करी क्योंकि खाली दिमाग तुम्हारा था, टाइपराइटर के पास था नहीं। दोनों ने जो देश बनाया, आज के दिन हाल देख लो। तुम्हारा खाली दिमाग, जो लोग थे वो खाली। नतीजा क्या है? एक दूसरे को फूक रहे हैं। तो समझिए ये था आइडिया। अब उसमें लोग तड़का मारने की कोशिश करते हैं कि जी कलाम अलामा इकबाल ने तरानाए मिल्ली लिखा। अबे वो तरानाए मिल्ली अगर आप पढ़ के देखोगे तो क्या था? हिंदुस्तान हमारा, चीनो अरब हमारा, सारा जहां हमारा। भाई ये हाइपोथेटिकल बात थी, हवाबाजी की एक कविता थी। वेयर वॉज द रियलिटी? मैं बार बार कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो, गवर्नमेंट क्या हो, राइट्स क्या हो, सेक्युलरिज्म होगा नहीं होगा, माइनॉरिटी राइट्स क्या होंगे, हर चीज का डिबेट और डिस्कशन होता है। वो कहां था? विजन ऑफ इंडिया। भाई साहब मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया आप पढ़ के देखोगे ना, पता लग जाएगा विजन कहां था। पाकिस्तान का विजन कहीं था ही नहीं। भाई पाकिस्तान का विजन, वी आर प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम, इस्लामिक रिपब्लिक। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, इस्लामिक में कभी रिपब्लिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम में तो सुप्रीम अथॉरिटी अल्लाह और अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव खलीफा, खलीफा के अलावा दूसरी कोई सरकार होती ही नहीं है, और रिपब्लिक वहाँ हो ही नहीं सकता। फिर रिपब्लिक में तो कोई भी आम आदमी खलीफा बन सकता है, कोई भी आम आदमी सुप्रीम पोजीशन पर बैठेगा और वो हम सबका रिप्रेजेंटेटिव होगा। और जहां आप इस्लाम की बात कर रहे हैं वहां रिपब्लिक हो ही नहीं सकता। तो अपने आप में यही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, और ऊपर से आप कह रहे हो वी आर प्रोटेक्टर एंड सेवियर ऑफ इस्लाम। नतीजा क्या हुआ? जब तक हिंदू मेजॉरिटी में था, हिंदू से लड़ रहे थे, पाकिस्तान बना लिया, ठीक है जी, ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। अब सारे मुसलमान हो गए, अब सारे मुसलमान हो गए तो वो अब लड़ेंगे कि तू बंगाली मुसलमान, मैं पंजाबी मुसलमान, आ लड़ते हैं, बंगाल अलग हो गया। क्योंकि कॉमन लैंग्वेज क्या थी, कॉमन आइडेंटिटी क्या थी, कॉमन कल्चर क्या था, कुछ नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ बकवास चल रही थी। नतीजा आपके सामने आ गया। अब सबसे बड़ी बात ये कि जिन्ना ने ये सब चीजें बना तो दी, लेकिन वेयर वाज द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर? देखो जब इंडिया बना ना तो कांग्रेस एक पार्टी थी, पार्टी के पास एक कार्डर था, कार्डर के पास एक काम करने का स्ट्रक्चर था। मुस्लिम लीग कभी भी पार्टी थी ही नहीं। कांग्रेस जब अपने वर्स्ट फेज में थी तब भी 75% सीटें जीती थी, यानी हर मोहल्ले के 75% लोग, हर इलाके के 75% लोग कांग्रेस के साथ थे। लेकिन मुस्लिम लीग को अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग 10 साल पहले 1937 तक, 1937 में जो इलेक्शन हुए थे उनको अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम लीग को केवल 4% वोट भी नहीं मिले थे मुस्लिम्स के, बाकियों के तो भूल जाओ। कार्डर के नाम पे कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं था, कोई कार्डर नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं था, कोई आइडिया नहीं, कोई विजन नहीं, कुछ नहीं। नवाबों की पार्टी थी, नवाब अपने फर्स्ट क्लास लेवल के उस टाइम के एयर कंडीशन या जो भी कमरे होते थे उनसे बाहर कभी निकले ही नहीं। और नवाब कहते हैं हम इन भूखे नंगों के सामने जाके भीख मांगेंगे क्या? अब जब नवाब
फेल हो गए कांग्रेस के सामने, क्योंकि कांग्रेस ग्राउंड लेवल पर काम करने वाली पार्टी, और नवाब जो अपने महल से बाहर नहीं निकल रहे, अपने दीवाने खास से बाहर नहीं निकल रहे, तो वहां पर जिन्ना जैसे को इंडक्ट किया गया और ये कहा गया सारे नवाब इसे तो कम से कम सपोर्ट कर दो यार। और जिन्ना को लगा मैं पार्टी प्रमुख बन गया और मैं सबसे ज्यादा। और सोच के देखो, ये वही जिन्ना है जो 1910 में इलाहाबाद सेशन ऑफ कांग्रेस में ये एक वो क्या नाम है रेजोल्यूशन लेके आया कि मुस्लिम लीग को एंटी इंडिया पार्टी डिक्लेयर किया जाए, उसे बैन किया जाए। और अब वही जिन्ना अपनी बात से मुकर रहा है। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि अब जिन्ना एक कठपुतली बन चुका है और उसे एहसास करा दिया गया कि यू आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं लोग गलत कहते हैं, लोग कहते हैं कि जिन्ना और नेहरू की कुछ आपसी वो था, कंपटीशन था। लोगों को पता ही नहीं है गांधी जी पैदा होते हैं 1869 में, सरदार पटेल पैदा होते हैं 1875 में, जिन्ना पैदा होते हैं 76 में, और नेहरू पैदा होते हैं 1889 में। नेहरू और गांधी का 20 साल बाप बेटे जितना फर्क है, बाप बेटे जितना। सरदार पटेल और जिन्ना एक ही उम्र के हैं, गांधी जिन्ना बड़े भाई छोटे भाई भी वाली फॉर्म में है। जिन्ना और नेहरू के बीच में देख लो 13-14 साल का फर्क है। तो आप देख सकते हैं एज वाइज भी अगर आप देखेंगे तो जिन्ना और नेहरू में कोई सिमिलरिटी है ही नहीं। नेहरू तो ऐसे है जैसे कोई भतीजा। लड़ाई तो नेहरू और गांधी की थी ना, वो जिन्ना और गांधी की थी ना। नेहरू तो दूर तक कंपटीशन में ना तो पटेल के ना जिन्ना के। लड़ाई जिन्ना और पटेल की थी, दोनों की एक सेकंड नहीं बनती थी। उम्र का फर्क होता है यार। जिन्ना और नेहरू तो बिल्कुल ऐसे थे जैसे चाचा और भतीजा। चाचा पिताजी से नाराज है, भतीजा तो चाचा को मना नहीं जा सकता कि चाचा मान जा। चाचा कहेगा जा अपने बाप को भेज। और सरदार पटेल और गांधी बड़ा भाई छोटा भाई, और जिन्ना और सरदार पटेल के 36 का आंकड़ा, एक सेकंड दोनों की नहीं बनती थी। जिन्ना जिद्दी, पटेल उनसे जिद्दी और गांधी सबसे जिद्दी। लड़ाई अलग लेवल की थी। जिन्ना नेहरू से क्यों कंपेयर करेगा अपने आप को? जिन्ना अपने आप को कंपेयर करेगा गांधी जी से। तो यहां समझिए मामला क्या था। यह बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि असलियत में जिन्ना को जलन जो थी वो गांधी से थी, कंपटीशन गांधी से था। जो लेवल था ना पॉपुलैरिटी का वो गांधी से था। नेहरू तो 1830 के बाद आगे बढ़े हैं, जिन्ना 1805 1810 से लगे हुए हैं, 1910 से। नेहरू का राइज 1930 के बाद देखने को मिलता है। 30 35 29 के अंदर जब वो नेहरू जो है वो क्या नाम है कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं सबसे पहले, उसके बाद नेहरू का राइज देखने को मिलता है। जिन्ना का राइज तो 1810 से था। सोचकर देखो, गांधी मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, लखनऊ सेशन, उसमें जिन्ना ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और सोचकर देखो जिन्ना क्यों चिढ़ेगा कि यार गांधी एक बंदा अफ्रीका से आता और कांग्रेस का चीफ बन गया और मैं पीछे रह गया। फिर उसको भड़काया गया कि भाई तू चीफ इसलिए नहीं बना क्योंकि तू मुसलमान था। तो जिन्ना एक ऐसा जलनखोर बंदा जो गांधी से जलता है, और यही कारण है कि गांधी से उसकी जलन ने उसको पाकिस्तान के डिमांड में कि मुझे गांधी से लड़ना है, मुझे गांधी से लड़ना है, पाकिस्तान बनवा दिया। इसीलिए पाकिस्तान में उसने मुस्लिम लीग कभी जड़ बना ही नहीं पाई, क्योंकि उसके पास कोई कार्डर था ही नहीं, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर था ही नहीं। बस इस्लाम के नाम पे लोगों को भड़काया और लोग भड़क गए और पाकिस्तान बन गया। अंग्रेज चाहते थे ऐसी कोई डिमांड हो, इसलिए अंग्रेज पाकिस्तान बना के चले गए। अब खास बात क्या, यहां गांधी जी ने कितनी समझदारी वाली बात कही कि पटेल भाई तू भी लगभग मेरी उम्र का है, अभी हमें नए हिंदुस्तान को कम से कम ऐसे हाथ में देना चाहिए जो अगले 10-20 साल हिंदुस्तान को संभाल सके कम से कम। तुम बीमार होने लग चुके हो, बीमार रहने लग चुके हो। पटेल के बारे में मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पटेल बीमार रहने लग चुके थे,
कि आप बीमार रहने लग चुके हो, और नेहरू अभी कंपैरेटिवली 58 साल के हैं, और हम उम्मीद करके चलते हैं कि अगले 10-20 साल ये जिंदा रहेंगे, कम से कम 20-25 साल जिंदा रहेंगे, तो इन्हें बनने दिया जाए। ये सबसे बड़ा कारण था नेहरू को सपोर्ट करने का, उम्र का। पटेल ने इस चीज को समझा, चुपचाप रह गए। और गांधी कोई पद नहीं लेते, जिन्ना कायदे आजम कहलाते हैं कि ये मैं महात्मा कहलाएगा, मैं कायदे आजम कहलाऊंगा, पाकिस्तान बनाऊंगा। तो आइडिया डेवलप नहीं हुआ, विजन डेवलप नहीं हुआ। जो मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस के सामने मुस्लिम लीग कुछ थी ही नहीं, कोई काडर नहीं, कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं। भानुमति का कुनबा जोड़ रखा था। नतीजा क्या, जैसे हिंदुस्तान आजाद होता है, कांग्रेस मजबूती के साथ हिंदुस्तान को पकड़ के खड़ी होती है। मुस्लिम लीग, जिन्ना के मरते ही मुस्लिम लीग खत्म। ये जितने नवाब थे, जितने जमींदार थे, सब ने भाई साहब मुस्लिम लीग को, जिन्ना को मरने के लिए छोड़ दिया। एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया, आधे घंटे तक एम्बुलेंस सड़क पे खड़ी हुई है। सोच कर देखो, उसके बाद लियाकत अली खान का मर्डर कर दिया, और वो रहमत अली जो पाकिस्तान का नाम जिसने बनाया था, उसे वो लंदन की सड़कों पे भीख मांगते हुए मरा है। अब आप सोचो आगे। यानी कोई ऐसी पार्टी पाकिस्तान में नहीं बची हिंदुस्तान पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद जो कि उस कंट्री को संभाल सके। और जो मुस्लिम लीग थी, उसके इतने टुकड़े हो गए कि कुछ कहने की हद नहीं। नतीजा क्या हुआ, पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया। पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी तो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन बना, ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट बना, ना ही कोई इलेक्शन कमीशन बना, ना ही पॉलिटिकल पार्टी आर्मी के ऊपर कंट्रोल कर पाई। कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बना, कुछ नहीं बना। और शायद ब्रिटिशर्स यही चाहते थे, अमेरिकन्स यही चाहते थे। अच्छा, इंडियंस ने हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद भी ब्रिटेन और अमेरिका से तू मैं जारी रखी कि तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है। कॉमनवेल्थ की लात मार के रख दी कि नहीं आते, जा कुछ भी कर ले। पाकिस्तान कुत्तों की तरह दुम मिलाते हुए ब्रिटेन और अमेरिका रोज घूमता रहता, और ब्रिटेन और अमेरिका जानता था कि पाकिस्तान की ज़रूरत है, तो उसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता रहा। कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। पॉलिटिकल सोच कर देखिए, 2008 से पहले कोई गवर्नमेंट, कोई पार्लियामेंट 5 साल पूरे नहीं कर पाई। 5 साल पूरे होने से पहले या तो सरकार गिर जाती, या पार्लियामेंट भंग हो जाती, या कुछ भी। और जितने भी डिक्टेटर्स आए वो अमेरिका और ब्रिटेन की कृपा पे आए, अनुकंपा पे आए। अब आप सोच कर देखो, जितने भी डिक्टेटर्स आए वो सब सारे के सारे यूरोपियंस के काम के लिए आए। अब समस्या यही है कि जब तक यूरोपियंस को जरूरत थी तब तक तो सब ठीक था। अब यूरोपियंस को इनकी जरूरत हो गई है खत्म, और चाइना की एंट्री से अब हो चुका है ये एक बैटल ग्राउंड। अब बैटल ग्राउंड होने की वजह से एक नई चीज क्या आई, अभी तक जमाना अखबारों का था, तो खबर छपने से पहले 50 बार चेक हो सकती थी। अब जमाना सोशल मीडिया का है, आग की तरह खबर फैलती है। भाई, आप जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका देते हो, जब तक खबर निकलती है तब तक आप तैयारी कर बैठते हो, और न्यूज़पेपर में शायद 2 दिन बाद खबर भी चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जनता सड़कों पे आए उससे पहले आर्मी सड़कों पे होती है और घरों के अंदर सबको बंद कर देती है। गुस्सा शांत हो जाता है, सब नॉर्मल हो जाता है, काम खत्म। 10 साल जियाउल हक गद्दी पे बैठा रहता है। अब मामला सोशल मीडिया का है। इतना तगड़ा रिएक्शन हुआ, इतना तगड़ा रिएक्शन हुआ कि मामला संभल नहीं पाया। खोखला पाकिस्तान बना हुआ था। देखो, इंस्टीट्यूशंस मायने रखते हैं, और सबसे बड़ी बात सेंस ऑफ नेशन, आइडिया ऑफ नेशन बहुत जरूरी है। लोगों को देश से प्यार होना चाहिए। आई एम एन इंडियन, फ्रॉम वेयर आई बिलोंग्स इट डजेंट मैटर। आई एम एन इंडियन, और मैं जहां भी जाऊंगा इंडियन रह के बात करूंगा। मुझे नहीं मतलब मेरा जन्म अगर हरियाणा के किसी गांव में हुआ, या मैं किसी दिल्ली में रहा, या किसी दूसरे शहर में रहा, मुझे उससे मतलब नहीं है। इवन मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में रहूंगा तो आई एम एन इंडियन, एंड आई एम इंडियन फर्स्ट।
रेस्ट ऑफ माई आइडेंटिटीज जो होंगी, जो भी मेरी बाकी आइडेंटिटीज होंगी, वो इतनी मैटर करेंगी ही नहीं मेरे लिए। वो तो इसलिए है ताकि मेरी बाकी आइडेंटिटी जो है वो पहचान सकूं कि भाई यही बंदा है, कोई और नहीं है। और जो सबसे प्राइम आइडेंटिटी है दैट आई एम एन इंडियन, काम खत्म। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में पहली आइडेंटिटी हम मुसलमान हैं, दूसरी आइडेंटिटी मैं पंजाबी हूं, तीसरी आइडेंटिटी मेरी जात ये है, चौथी आइडेंटिटी मैं काम ये करता हूं, और शायद लास्ट आइडेंटिटी दैट आई एम एन पाकिस्तानी। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में जैसे ही कोई बलवा होगा, कोई गुस्सा आएगा, तो कंट्री का कोई नहीं सोचेगा, अपनी अपनी आइडेंटिटी के कॉन्फ्लिक्ट्स में लड़ पड़ेंगे। इमरान खान इसी चीज का फायदा उठा रहा है। अभी देश जो है एक ऐसी वर्ज पर पहुंच चुका है जहां पर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है ही नहीं। इंस्टीट्यूशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आर्मी है। आर्मी के अलावा कोई दूसरा कंट्री है ही नहीं। क्योंकि आर्मी के अलावा कोई दूसरा कंट्री नहीं है, कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसलिए जैसे ही इमरान खान ने क्या किया है, पूरी कंट्री को आर्मी से भिड़ा दिया है। और पहली बार ऐसा हो रहा है आर्मी वर्सेस कॉमन मास। दूसरी बार, पहली बार ऐसा हुआ 1970-71 में, जब बंगालियों से पंजाबी आर्मी भिड़ी, वहां बंगाली वर्सेस पंजाबी हो गया था। लेकिन यहां तो कॉमन मासेस वर्सेस आर्मी है और दोनों भिड़ रहे हैं, इसलिए आर्मी भी दो फाड़ है। और क्योंकि आर्मी भी दो फाड़ है तो कोई बड़ी बात नहीं है, अब ये आर्मी वर्सेस कॉमन मासेस जो है ये एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाए। और जैसे ही ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट बनेगा ना दोस्तों, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, सिविल वॉर। सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल, सिविल वॉर। अभी एनार्की है, अभी आर्मी चुप बैठी हुई है और कॉमन मासेस जो है वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। जब दूसरा कोई ग्रुप कॉमन मासेस का खड़ा होगा तहरीक लबैक टाइप में, और उसके अगेंस्ट में कोई तीसरा खड़ा हुआ होगा, और सब आपस में एक दूसरे को जान से मार रहे होंगे, और सड़कों पे आम आदमी हथियार लेके निकलेगा और एक दूसरे का खून बहा रहा होगा, और आर्मी को समझ नहीं आ रहा होगा किसे मारे और किसे ना मारे। वो क्रिटिकल सिचुएशन होगी पाकिस्तान के लिए। अभी पाकिस्तान उस लेवल तक पहुंचा नहीं है, अभी उस तक पहुंचने में कुछ समय है। गुस्सा आ चुका है, और अगर यही एनार्की 2-4-10 दिन रहेगी तो हो सकता है अलग अलग ग्रुप्स आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट, या हो सकता है आर्मी ही किसी ग्रुप को कहे कि दूसरे वाले को मार, और अगर ऐसा हुआ तो वो सिविल वॉर होगा। और अगर ये सिविल वॉर हुआ तो इसका सीधा मतलब होगा कि अब पाकिस्तान के 5 टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकता, जिसमें हमें पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान मिलने के पूरी संभावनाएं है, क्योंकि वहां चाइना कब्जा करने की सोचेगा और हम चुप बैठेंगे नहीं। अब आगे क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जिन्ना के पाकिस्तान की ऐसी तैसी हो चुकी है, जल रहा है। और मैंने कोशिश करी कि उनके जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कितना ज़्यादा गायब है ही नहीं, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगले वाले वीडियो में और टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। और रिक्वेस्ट यही है, मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। वैसे तो ये मैसेज बीच में देना चाहिए, लेकिन फ्लो के अंदर याद नहीं रहता, और लास्ट में याद रहता है तब तक वीडियो बन चुकी होती है। तो थोड़ा सपोर्ट करें दोस्तों, धन्यवाद।